हेलो फ्रेंड्स, पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। जियोग्राफी के क्रैश कोर्स में हमने क्लास 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत किताब में कुछ अध्याय कर लिए हैं। शेष रह गए अध्यायों की चर्चा आज करेंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन स्टडी महफिल। महत्वपूर्ण एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के तथ्य। 7वां अध्याय है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। ये जो भी मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, ये आप सभी रूपों में याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। पहला फैक्ट है, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। दूसरा फैक्ट है, वायु के द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू भी बन सकता है, रिक्त स्थान भी बन सकता है, और सत्य और असत्य पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वो प्रश्न का रूप भी ये बन सकता है। वायु रंगहीन व गंधहीन होती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। सौर विकिरण के लिए पारदर्शी व पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। क्षोभ मंडल सबसे निचला सहस्त्र है, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव के निकट सबसे कम यानी 8 किलोमीटर है। विषुवत वृत्त के निकट 18 किलोमीटर है। मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल के सहस्त्र में ही होता है। इस सहस्त्र में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। ये एक अच्छा एमसीक्यू भी है और रिक्त स्थान भी बन सकता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, यानी क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। बहिर्मंडल सबसे ऊंचा सहस्त्र है। ये सभी जो फैक्ट है वो एक एक लाइन के हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप याद कर लें। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल व कितनी ऊंचाई पर है? यह समताप मंडल में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ओजोन परत का महत्व लिखो। जल वाष्प पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। धूलकण किस से बना है? यानी धूलकण का निर्माण किन किन तत्वों से होता है, इसका वर्णन करो। प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करो। ये प्रश्न याद करते ही जल वाष्प, गैस, धूलकण तीनों टॉपिक याद हो जाएंगे। फिर उसमें से चाहे एमसीक्यू आए, छोटा प्रश्न, बड़ा प्रश्न या एक एक टॉपिक भी आए, तो आपको घबराना नहीं है। आपको याद होगा तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन करो। इसमें आपको पांचों मंडल और उनका रेखाचित्र खींचकर वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 7, क्षोभ सीमा व मध्य सीमा किसे कहते हैं? मौसम और जलवायु के तत्वों के नाम लिखो। ये तत्वों के नाम बहुत इजी हैं। ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण अथवा वर्षा। अगला अध्याय है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। पहला प्रश्न है, सूर्यातप क्या है? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटा रूप में सूर्यातप कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर खालिस्तान ऊर्जा प्राप्त करती है। रिक्त स्थान का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है।
अपशोर व उपशोर क्या है, संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। ये एमसीक्यू भी हो सकता है, रिक्त स्थान का प्रश्न भी, और ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य पर आधारित भी हो सकता है, यानी अधिक की जगह कम दे दिया तो ये वाक्य असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, सूर्यातप में विभिन्नता के कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 6, वायुमंडल का तापन एवं शीतलन क्या है। इसमें आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, फिर आपके ये चारों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चालन, संवहन, अभिवहन, पार्थिव विकिरण। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, एल्बिडो क्या है। सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। तापमान की परिभाषा दीजिए। तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने का डिग्री में माप है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट की डेफिनेशन बहुत ही इजी है कि पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। इसके लिए पृथ्वी में जो अंतरिक्ष से परावर्तित किरणें होती है वो कई जगहों में बिखर जाती है। कई किरणें हिमाच्छादित क्षेत्रों में और कई किरणें वायुमंडल में। इस प्रकार संतुलित करने की प्रक्रिया को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 11, तापमान के व्युत्क्रमण की परिभाषा संक्षेप में दीजिए। प्रश्न नंबर 12, समताप रेखा की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 13, भारत में मई में तापमान सर्वाधिक होता है, लेकिन उत्तर अक्षांश के बाद तापमान अधिकतम नहीं होता, क्यों। प्रश्न नंबर 14, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों। अगला अध्याय है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। प्रश्न नंबर 1, वायुमंडलीय दाब क्या है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायुस्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वायु दाब को मापने की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई मिलीबार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब रिक्त स्थान होता है। यह रिक्त स्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है 1013.2 मिलीबार। प्रश्न नंबर 4, वायु दाब को मापने का यंत्र। इसका यंत्र पारद वायु दाब मापी अथवा निर्द्रव बैरोमीटर होता है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन है और यह ट्रू फॉल्स पर भी आधारित हो सकता है। पवन किसे कहते हैं। पवन की परिभाषा ये है कि वायु क्षैतिज दिशा में गतिमान होती है और इस क्षैतिज गतिज वायु को ही पवन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 ने अगला प्रश्न, कोरियोलिस बल किसे कहा जाता है, वर्णन करो। तो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसको आपको 4 या 5 लाइनों में 50 से 60 शब्दों में और डिफाइन करके बताना है। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं। ये बल है दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। अगर ये प्रश्न आपको याद है तो फिर इस टॉपिक से और इन तीनों बल से कोई भी प्रश्न बनता हो, छोटा बड़ा, सभी अपने आप कवर हो जाएंगे। वायुमंडलीय
भूमंडलीय पवनों का प्रारूप किन बातों पर निर्भर करता है? प्रश्न नंबर 9, वायु राशियों के 5 उद्गम क्षेत्र कौन कौन से हैं? वायु राशियां कितने प्रकार की होती है? प्रश्न नंबर 10, वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 11, तड़ित झंझा व टोर्नेडो पर टिप्पणी लिखो। इस पर आपको 100 से 120 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। इसमें टोर्नेडो और तड़ित झंझा के उत्पन्न होने की प्रक्रिया और इसका जो भी डेफिनेशन है वो आपको बतानी है। ये आपको गाइड में आराम से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों को स्पष्ट करो। मिलीबार, वायु दाबमापी, समदाब रेखाएं, कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता, एल नीनो, वायु राशि, वाताग्र। इन सब शब्दों की 1 या 2 लाइन की परिभाषाएं हैं, वो आपको याद करनी है। भू विक्षेपी पवनें क्या है? समुद्र व स्थल समीर का वर्णन करो। पृथ्वी पर वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण का सचित्र वर्णन करो। अगला अध्याय है महासागरीय जल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जलीय चक्र का वर्णन करो। महाद्वीपीय सीमांत यानी शेल्फ क्या है? शेल्फ अवकाश को भी समझाइए। ये दोनों प्रश्न अपने आप में अंतरा पृष्ठ है, इन्हें आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? आर्कटिक महासागर में स्थित साइबेरियन शेल्फ। प्रश्न नंबर 5, ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन की मोटाई लिखो। 500 से 1000 मीटर तक। प्रश्न नंबर 6, महाद्वीपीय शेल्फ व महाद्वीपीय ढाल की औसत प्रवणता कितनी है? महाद्वीपीय शेल्फ की औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है और महाद्वीपीय ढाल की औसत प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री होती है। प्रश्न नंबर 7, महासागरीय गरत पर अपनी टिप्पणी लिखो। प्रश्न नंबर 8, महासागरीय अधस्तल का विभाजन समझाइए। इसमें महासागरीय गरत भी आ जाएगा, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल और गंभीर यानी सागरीय मैदान जो अधस्तल का एक पार्ट है वो भी आ जाएगा, गंभीर सागरीय मैदान। तो इस प्रकार इसी एक प्रश्न में चारों प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। एम्पेरर क्या है? खुले महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 33% से 37% तक। प्रश्न नंबर 11, तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 12, महासागरीय जल की लवणता को किस में व्यक्त किया जाता है? पीपीटी यानी प्रति 1000 भाग में। एक तथ्य ये भी है, 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है, यानी इस सीमा तक सबसे खारा जो पानी होता है उसकी कैटेगरी यहाँ तक पहुँच जाती है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पीकरण और वर्षा और नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल, पवन और महासागरीय धाराएं। प्रश्न नंबर 14, संसार के उच्चतम लवणता वाले 3 क्षेत्रों के नाम लिखो। टर्की की वोन झील, ग्रेट सॉल्ट झील और मृत सागर। प्रश्न नंबर 15, सबसे अधिक गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना या चैलेंजर गर्त जो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, 5269 फेदम गहरा। अर्थ स्पष्ट करो। समुद्री टीला, निमगन द्वीप, लवणता, गंभीर सागरीय मैदान या गंभीर सागरीय मैदान। महासागरीय जल संचयन अगला अध्याय है।
तरंगों की कुछ विशेषताएं समझाइए। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? महोर्मी क्या है? जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को महोर्मी कहा जाता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के दो कारक कौन कौन से हैं? वर्णन करो। पहला कारक है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कौन सा है? संक्षेप में समझाइए। कनाडा की फंडी घाटी का ज्वार भाटा। इस पर आपको 2 से 4 लाइनें लिख देनी है। प्रश्न नंबर 6, तरंग क्या है? समुद्री जल का दोलन ही तरंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, ज्वार भाटा के प्रकारों का वर्णन करो। प्रश्न नंबर 8, वृहत ज्वार पर टिप्पणी लिखो। ज्वार भाटा का महत्व लिखो। अपसौर, उपसौर, अपभू और उपभू क्या है? इन चारों शब्दों का अर्थ स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 11, ज्वार भाटा का महत्व लिखो। प्रश्न नंबर 12, धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। प्राथमिक बल, द्वितीयक बल, सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, वायु गुरुत्वाकर्षण तथा कोरियोलिस बल। प्रश्न नंबर 13, महासागरीय धाराओं की विशेषताएं लिखो। प्रश्न नंबर 14, महासागरीय धाराओं के प्रभाव लिखो। इसके प्रभाव आपको बिल्कुल संक्षेप में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 15, महासागरीय धाराओं को गहराई व तापमान के आधार पर कितने कितने भागों में बांटा गया है? तापमान व गहराई के आधार पर 2-2 भागों में बांटा गया है। गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा और गहरी जलधारा, तापमान के आधार पर ठंडी जलधाराएं व गर्म जलधाराएं। इन सब के बारे में आपको 2-2 लाइनों का वर्णन भी याद करना है। प्रश्न नंबर 16, तरंग दैर्घ्य क्या है? यह 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की ओनली स्टडी महफिल। क्लास के बीच में मैंने जितने भी पॉइंट बताए वो सभी आपको नोट करने हैं, क्योंकि वो परीक्षा के लिए यूजफुल हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट पिन भी है, कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा की थी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य का क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा दिया है, वो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जो चैट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट का तुरंत समाधान करूंगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। हैव ए नाइस डे।